राष्ट्र निर्माण की चुनौती। 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा सेकंड बुक है जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसका फर्स्ट चैप्टर है ये। और ये जो चैप्टर है पूरी तरीके से विभाजन और विभाजन के बाद जो भारत के जो हालात थे उसका वर्णन करता है। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। और आप इस चैप्टर को समझने के बाद समझ जाएंगे कि जब भारत का विभाजन हुआ था तो विभाजन के बाद ना बहुत सारी समस्याएं थी भारत के सामने, है ना। एक तो भाई भारत कई भागों में बटा हुआ था, कई टुकड़ों में बटा हुआ था। 565 रजवाड़े थे, उनको एकजुट करना था, है ना। बहुत सारे रजवाड़े तो भारत से अलग होना चाहते थे, वो अलग देश बन सकते थे। आगे हम बात करेंगे, इन सब चीज़ों को समझेंगे। अब इसमें जवाहरलाल नेहरू जैसे जो अच्छे नेता थे, मेहनती नेता थे। इसके अलावा हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो उस समय एक तरीके से लौह पुरुष के रूप में हम उनको जानते हैं। आपको पता है कि गृह मंत्री थे हमारे देश के उस समय, और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भारत को एकजुट करने में, रजवाड़ों को भारत में मिलाने में। इस तरीके से आप देखते हैं कि आज हमारे प्यारा सा भारत, खूबसूरत सा भारत दिखता है, उनमें इन नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान था। क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था, विभाजन के नाम पे अपना खेल खेला था। उन्होंने हमारे जो बहुत सारे नेता लोग थे उनको बहलाकर फुसलाकर अपने पक्ष में कर लिया था और देश का विभाजन भी करवा दिया। और जैसे कि हमें पता है कि मुस्लिम लीग का भी विशेष योगदान था भारत के विभाजन में, क्योंकि पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग ही करने लग रही थी। और उसमें सबसे फेमस नेता थे मुस्लिम लीग के, तो आपको पता है मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है? तो ये जो चैप्टर है पूरी तरीके से विभाजन के बाद की पूरी कहानी का वर्णन करता है। लोगों को क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया है रोशन सा स्टडी पॉइंट को, तो जल्दी से कर लो। दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, एक प्रसिद्ध भाषण है जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के एक सत्र को संबोधित करते हुए दिया गया था। ये 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि को दिया गया था। ठीक है, क्योंकि अगले दिन हम आज़ाद होने वाले थे, तो आज़ादी से पहले कहीं ना कहीं ये भाषण दिया गया था 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि को। और ये भाषण जो है उसको हम किस नाम से जानते थे, उसको हम भाग्य बधू से प्रसिद्ध भेंट बोलते हैं, ठीक है? या फिर इसको आप ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से भी जानते हैं। तो ये भाषण है, भाषण को जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अब 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि को संविधान सभा को संबोधित करते हुए दिया था। अब देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत की आज़ादी के बाद दो बातों पर हमारे देश के सभी नेता सहमत थे। वो दो बातें कौन सी है? सबसे पहली बात तो ये कि भाई लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना होगी। मतलब जो सरकार जो चलाई जाएगी ना, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से चलाई जाएगी देश की सरकार को, है ना। इसके अलावा जो सरकार है वो सभी के विकास के लिए काम करेगी। जो गरीब है, जोड़ तबके के लोग हैं, उनके भलाई के लिए काम करेगी। तो इन दो बातों पर हमारे इस देश के सभी नेता सहमत थे। लेकिन आपको पता है कि 1947 का जो वर्ष था ना, काफी ज्यादा हिंसा, तस्दी, है ना, मार काट से भरा हुआ था। क्योंकि देश का विभाजन हुआ था। जहाँ भी मुसलमान थे ज्यादा ज्यादा संख्या में, वो हिंदुओं पर हमला कर रहे थे, और जहाँ पे हिंदू और सिख ज्यादा संख्या में थे, मुसलमानों के ऊपर हमला कर रहे थे। तो ये उथल पुथल का दौर था। बहुत ज़्यादा मतलब भयानक स्थिति भारत की हो रखी थी, बहुत ही दयनीय स्थिति हो रखी थी, बहुत ज़्यादा मतलब हिंसा देखने को मिल रहा था। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश के सामने तीन प्रकार की चुनौती सबसे प्रमुख थी। और ये जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। चुनौतियों में सबसे पहली चुनौती थी एकता के सूत्र में बांधने की। एकता के सूत्र में बांधने का मतलब क्या है कि भाई भारत जो है, आपको पता है, विविधताओं से भरा हुआ देश है ना। यहाँ पे अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग वर्ग के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। अब उनको एक एक सूत्र में बांधना है, उनको एकजुट करना है, तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। आपको पता है 565 रजवाड़े थे, वहाँ के राजा है, राजा भाई राजाओं की मान्यताएं अलग है, उनका धर्म अलग है, वो भी भारत में नहीं मिलना चाहते हैं। उनको जोड़ना है, उनको एक साथ लाना है, बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत ही गंभीर समस्या थी। दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र कायम करने की। लोक क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश के ज़्यादातर नेता इस बात पर सहमत थे कि भारत की जो शासन व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक तरीके से चलाई जाएगी। लेकिन यार लोकतंत्र के लिए क्या होना चाहिए? एक लिखित संविधान होना चाहिए। बढ़िया, मतलब संविधान ऐसा होना चाहिए जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से मेल-जोल खाता हो। इसके अलावा उस समय लोगों को भी पता नहीं था कि भाई, मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था। ज़्यादा लोग पढ़े-लिखे भी नहीं थे, तो इन सब चीज़ों के बारे में जान भी नहीं सकते थे। तो चुनाव करवाना भी बहुत ही गंभीर समस्या थी, इसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा आने वाला था। तो ये भी एक समस्या थी। तीसरी समस्या थी समानता के आधार पे विकास करना। मतलब कि समानता के आधार पे विकास करने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि भाई विकास ऐसा हो जिससे कि कुछ ही लोगों को फ़ायदा हो। विकास ऐसा होना चाहिए देश का जिससे कि सभी को फ़ायदा हो। सभी जो दबे-कुचले लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, है ना? जो वंचित तबके के लोग हैं, सभी को विकास का फ़ायदा मिले। ऐसा नहीं कि कुछ लोग ही विकास का फ़ायदा उठा लें। ठीक है? तो इस तरीके से ये 3 समस्याएँ थी। सुबह अब हम बात करेंगे द्विराष्ट्र सिद्धांत की। द्विराष्ट्र सिद्धांत है क्या? देखिए, मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात कही थी, और उनका मानना ये था कि जो भारत है ना, वो 2 कौमों का देश है। यानी कि हिंदू और मुसलमान 2 कौमों का देश है।
ठीक है। तो इसीलिए भारत को ना 2 भागों में बाँट देना चाहिए, ऐसा मुस्लिम लीग का मानना था। इसी को हम द्विराष्ट्रीय सिद्धांत बोलते हैं। लेकिन आपको पता है कि भाई कांग्रेस पार्टी ने ना यार शुरू से ही क्या किया था, इस चीज़ का विरोध किया था। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के खिलाफ थी कांग्रेस पार्टी। लेकिन आपको पता है कि यार मुस्लिम लीग काफ़ी ज़्यादा मतलब हिंसा वगैरह करने लगी थी, और ख़ास करके 1940 के अगस्त में काफ़ी ज़्यादा मारकाट हुआ था, और इस कारण फिर कांग्रेस ने भी विभाजन की अनुमति दे दी थी। तो देखिए, अब विभाजन की प्रक्रिया में ना बहुत सारी समस्याएँ थी। विभाजन का आधार क्या था? विभाजन का जो आधार था वो था धार्मिक बहुसंख्यक, मतलब जो जिसको हम इंडिया के नाम से जानते थे, या ब्रिटिश इंडिया जिनको हम कहते थे, जिसको अपने भारत को इंडिया का कहा करते थे, उसको अब क्या करने वाले थे, अंग्रेज लोग जो थे उन्होंने 2 भागों में बांटने का फैसला लिया। इसको एक तो भारत और दूसरा पाकिस्तान। अब आपको पता है कि भाई इसमें बहुत सारी समस्याएं थी, विभाजन करने में बहुत सारी समस्या थी, क्योंकि विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्यक को बनाया गया था। तो जहाँ पे मतलब मुस्लिम बहुसंख्यक होंगे वो पाकिस्तान हो गया, और बाकी पूरा देश क्या कहलाएगा, भारत कहलाएगा, इस तरीके से। लेकिन इसमें बहुत सारी समस्या थी। अब देखिए, भारत में मतलब कोई ऐसा जगह था ही नहीं जहाँ पे मुसलमान बहुसंख्यक हो, बल्कि 2 ऐसे जगह ऐसे थे जहाँ पे उनकी आबादी ज़्यादा थी। वहाँ पे भी वो बहुसंख्यक नहीं थे, बल्कि उनकी बस आबादी ज़्यादा थी। एक पूरब में, यानी कि जो आपका बंगाल है, ठीक है, और दूसरा पश्चिम में, यानी कि जो पंजाब था। अब कोई ऐसा यंत्र तो था नहीं कि हम इन दोनों जगह को एक साथ जोड़ दें। तो इसलिए क्या किया गया, ये निर्णय लिया गया कि जो पाकिस्तान बनेगा ना वो 2 भागों में बनेगा, ठीक है। और पाकिस्तान को 2 भागों में बनाया गया। एक तो भाई आपका पश्चिमी पाकिस्तान, जो कि इस समय का पाकिस्तान है, जो कि पंजाब को अलग करके बनाया गया था। और दूसरा जो आपका पूर्वी पाकिस्तान था, जो इस समय का बांग्लादेश है। आपको पता होगा, शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। लेकिन बहुत सारे जो लोग थे, बहुत सारे हमारे देश के नेता थे, वो इस चीज़ को भी मतलब गलत मानते थे, इस विभाजन को भी गलत मानते थे। विशेषकर हमारे जो एक सीमांत क्रांति के नाम से हम जिनको जानते हैं, जिनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। ये पश्चिमोत्तर प्रांत के नेता थे। सीमांत प्रांत जो है, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत जो था, उस वहाँ के नेता थे ये, काफ़ी ज़्यादा फेमस भी थे, ठीक है। ये द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के खिलाफ थे। भारत के विभाजन के खिलाफ तो बहुत सारे नेता थे, ये भी थे, विशेषकर द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के खिलाफ थे, ठीक है। अब एक और समस्या क्या देखने को मिला कि भाई जिन इलाकों को मतलब अलग करके पाकिस्तान बनाने वाले थे, जैसे कि हम पंजाब और बंगाल की बात करते हैं, तो पंजाब और बंगाल में भी बहुत सारे गैर मुस्लिम आबादी थी, है ना। मतलब पंजाब में भी सिख लोग थे, बहुत सारे हिंदू थे, है ना। दूसरी तरफ अगर हम बंगाल में जाए तो वहाँ पे भी हिंदू लोग थे। ये फैसला लिया गया कि इन इलाकों को भी क्या किया जाएगा, धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पे बांटा जाएगा। मतलब कि बंगाल में भी जिन इलाकों में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा होगी, सिर्फ उसी को पाकिस्तान बनाया जाएगा। और पंजाब में भी जिन इलाकों में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, उसको पाकिस्तान बनाया जाएगा। बाकी शेष हिस्से किस में रहेंगे? बाकी शेष हिस्से हिंदुस्तान में ही रहने वाले थे। तो ये भी एक बहुत ही समस्या थी। और आपको मैं बता दूं कि जब 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को जब भारत का विभाजन हुआ था, तो उसके अगले दिन लोगों को पता नहीं था कि वो किस देश के नागरिक है ना। वो अपने ही देश में बहुत सारे लोग विदेशी बन गए। जैसे कि पाकिस्तान में मान लो, पश्चिमी पाकिस्तान में कोई हिंदू रह रहा है, तो वहीं वहाँ पे क्या बन चुका था, विदेशी बन चुका था। इसी तरीके से अगर भारत वाले इलाके में, हिंदुस्तान में, मतलब भारत में अगर कोई मुस्लिम है, तो अपने देश में ही एक दिन पहले तो भाई यहाँ का नागरिक था, लेकिन अब वो विदेशी बन चुका है, ठीक है। तो ये इससे और ज़्यादा त्रासदी हुआ। देश का जो विभाजन था काफ़ी ज़्यादा त्रासदी से भरा हुआ था। एक आखिरी जो समस्या थी वो अल्पसंख्यकों की समस्या थी। देखिए, दोनों तरफ धार्मिक अल्पसंख्यक बच गए थे। जैसे कि आपको पता है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी, जो कि अल्पसंख्यक बढ़ गए थे, है ना। दूसरी तरफ दिल्ली और भारत के बहुत सारे इलाकों में मुसलमान आबादी जो थी वो अल्पसंख्यक बढ़ गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जितने भी अल्पसंख्यक थे उनके ऊपर हमले होने लगे। मतलब कि जो हमारे पाकिस्तान वाले इलाके, वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर हमले हुए, और जो भारत वाले इलाके वहाँ पे मुसलमानों के ऊपर हमले हुए, है ना। बहुत सारे लोग मारे गए। और तेजी से अब उनको क्या करना था भाई, अपने ही देश में, क्योंकि विदेशी बन चुके थे, तो उनको तेजी से अब मुल्क चेंज करना था। अगर वो भारत में कोई मुसलमान है तो जल्दी से भाग के उसको कहाँ जाना होगा, पाकिस्तान जाना होगा। अगर पाकिस्तान में कोई हिंदू है तो फटाफट भाग के उसको किस तरफ आना होगा, उसको आना होगा भारत की तरफ, है ना। ये चित्र आप देख सकते हैं, मूवी में भी इस चित्र का यूज किया गया है। सेम टू सेम सीन भी दिखाया गया है। आप लोगों ने देखा होगा उस मूवी को, गदर एक प्रेम कथा ऐसे कुछ नाम है मूवी का, है ना। काफ़ी ज़्यादा फेमस मूवी है, देखा होगा आप लोगों ने। तो पूरा इसी चीज़ को दिखाने की कोशिश उसमें की गई है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत के विभाजन की जो पूरी प्रक्रिया थी आप उसको समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे भारत के विभाजन के परिणाम क्या रहे। मतलब जब भारत का विभाजन हो गया तो उसका क्या रिजल्ट निकाला। देखिए,
तो विभाजन के परिणाम में सबसे पहला पॉइंट बताएंगे कि ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन साबित हुआ। मतलब लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए मजबूर हो गए थे और बहुत ज्यादा संख्या में विस्थापन हुआ था। आपको पता है कि जो विभाजन था वो धर्म के नाम पे हुआ था। तो एक समुदाय के लोग जो थे, एक धर्म के लोग जो थे, वो दूसरे धर्म के लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारने लग रहे थे। अमृतसर, लाहौर, कलकत्ता, ये ऐसे जगह थे जो कि सांप्रदायिक हिंसा के एक तरीके से केंद्र बन गए थे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मारकाट हो रहा था। जहाँ हिंदू और सिख आबादी ज़्यादा है वहाँ पे मुसलमानों के ऊपर हमले हो रहे थे, और जहाँ पे मुसलमान बहुसंख्या है वहाँ पे हिंदू और सिखों के ऊपर हमले हो रहे थे। इसके अलावा लोगों को, जो अल्पसंख्यक लोग थे, उनको शरणार्थी शिविरों में जाके निवास करना पड़ता था, और जो हज़ारों की संख्या में मतलब जो महिलाएँ हैं, औरतें हैं, उनको अगवा किया गया, उनके उनके साथ कुकर्म किए गए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब बहुत ही गलत हुआ। बच्चों को मारा गया, उनके बहुत सारे बच्चे अपने माँ-बाप से बिछड़ गए, ठीक है? बहू-बेटियों को मारा गया। तो बहुत सारे जो नाटककार थे, लेखक थे, कवि थे, उपन्यासकार थे, उनके लिए विभाजन क्या था? दिल के 2 टुकड़े हो जाने के बराबर था। है ना? मतलब दिल के 2 टुकड़े हो गए थे। कल तक जो लोग एक दूसरे के पड़ोस में रहते थे, वो आज एक दूसरे के दुश्मन हो चुके हैं। है ना? एक दूसरे को मार रहे हैं। इसके अलावा वित्तीय संपदाओं का भी विभाजन हुआ। वित्तीय संपदाओं के साथ-साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर है, पुलिस के वाद्य यंत्र है ना? सरकारी और रेलवे के जो कर्मचारी हैं, उनका भी बँटवारा किया गया। और आपको पता है कि इस समय मतलब विभाजन में लगभग 80 लाख लोग जो है अपना घर-बार छोड़ के एक सीमा से दूसरी सीमा की तरफ उनको जाना पड़ गया था। और कुल मिला के इस विभाजन के दौरान जो हमारे मतलब, अगर हम डाटा की बात करें तो जो एनसीईआरटी में जो डाटा बता रखा है उसके अकॉर्डिंग 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों की जान गई थी इस विभाजन में। तो ये सारी चीज़ें आप विभाजन के परिणाम में आप बता सकते हैं। सो मैं उम्मीद रजवाड़ों का विलय, ठीक है? यहाँ पे आप समझिए रजवाड़े है क्या? रजवाड़े ऐसे इलाके जहाँ पे राजा का शासन था। मतलब कि जब अंग्रेज़ों का भारत में शासन था ना, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब भारत में शासन स्थापित कर रखा था, तो ब्रिटिश जो इंडिया है, यानी कि जो भारत है हमारा, वो 2 भागों में था। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे अंग्रेज़ों का राज था, है ना? जो कि ब्रिटिश प्रभुत्व में था, और दूसरा जो है वो राजा के अंडर होते थे। राजा महाराजा वहाँ की शासन व्यवस्था को चलाते थे, जिनको हम क्या बोलते हैं? रजवाड़े बोलते हैं। अब देखिए, जो रजवाड़े हैं, वहाँ की शासन व्यवस्था को तो राजा चला रहे हैं, लेकिन किसके अधीन रहकर? अंग्रेज़ों के अधीन रहकर, ठीक है? मतलब पूरे भारत में कब्ज़ा किनका था? अंग्रेज़ों का था। लेकिन रजवाड़े के जो राजा थे, उनको थोड़ी बहुत स्वतंत्रता दी गई थी। वो अपने क्षेत्र की कानून व्यवस्था वगैरह को अपने तरीके से चलाया करते थे, ठीक है? तो जब भारत का विभाजन हुआ तो असली समस्या तब उत्पन्न हुआ। विभाजन के समय अंग्रेज़ों ने क्या किया, एक मतलब ऐसा ऐलान कर दिया कि जितने भी रजवाड़े हैं, वो क्या कर सकते हैं? अपना स्वतंत्र पहचान भी रख सकते हैं, या फिर पाकिस्तान में भी शामिल हो सकते हैं, या फिर भारत में भी शामिल हो सकते हैं। और वो चाहे तो बिल्कुल अपना मतलब स्वतंत्र पहचान भी रख सकते हैं, भारत और पाकिस्तान दोनों से अलग हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आज़ादी के समय हमारे देश में कुल मिला के 565 रजवाड़े थे। अब इसका मतलब क्या है? सारे रजवाड़े अलग हो जाएंगे तो भाई अखंड भारत की स्थापना कैसे होगी? है ना? भारत तो टुकड़ों में बँट जाने वाला था। इसमें से हुआ भी ऐसा। बहुत सारे जो रजवाड़े थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। जैसे कि त्रावणकोर सबसे पहले अलग होने वाला था, है ना? सबसे पहले अलग होने की घोषणा की थी। हैदराबाद, मणिपुर, इनके विलय में बहुत ज़्यादा कठिनाई आई थी। जम्मू कश्मीर, ठीक है? तो ये सारे ऐसे रजवाड़े हैं जिनके विलय में बहुत ही ज़्यादा समस्या आई थी। और आपको पता है कि इसमें इन सबको भारत में मिलाने में, इन सभी रजवाड़ों को भारत में मिलाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान सरदार पटेल का था, जिनको हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे ना हमें एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को समझना होगा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है क्या? देखिए एक विलय पत्र था, सहमति पत्र इसको हम बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक विलय पत्र है जिसपे हस्ताक्षर करने का मतलब क्या है कि जो रजवाड़े हैं ना, वो भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी हो चुके हैं, ठीक है? तो सरदार पटेल ने क्या भूमिका निभाया? सरदार पटेल सभी जो रजवाड़े के राजा थे उनके पास गए, उनसे जो ये विलय पत्र है, सहमति पत्र है, उस पर हस्ताक्षर करवाया। जिन्होंने मर्जी से कर दिया, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया, ज़ोर ज़बरदस्ती भी कई राजाओं के साथ किया गया था, ठीक है। और उसके माध्यम से फिर उन्होंने क्या किया, सभी रजवाड़ों को भारत में मिलाया था। लेकिन कुछ ऐसे रजवाड़े थे जिनके विलय में बहुत ज़्यादा कठिनाई आई, जैसे कि जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, कश्मीर हो गया, मणिपुर हो गया। तो इसमें से हमारे बुक में हैदराबाद और मणिपुर के बारे में बताया गया है कि इनके विलय में कौन-कौन सी समस्याएँ आई थी, और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो आप लोगों को इसको समझना है, बड़े ध्यान से समझना है। मैं सबसे पहले आपको हैदराबाद के बारे में बताऊँगा। सो देखिए दोस्तों, हैदराबाद की जो रियासत थी वो बहुत बड़ी थी।
मतलब बहुत ही विशाल का ये रजवाड़ा था, जिसमें आधुनिक समय की बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सारे इलाके को मिला के हैदराबाद बना हुआ था। उस समय की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो हैदराबाद के शासक को हम बोलते थे निजाम। क्या बोलते थे? निजाम। अब निजाम जो था वो काफ़ी ज़्यादा दौलतमंद था, है ना, दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार था वो। और 1947 के नवंबर में क्या हुआ था, मतलब पहले तो भाई देखो, ये जो निजाम है वो चाहता था कि भाई हैदराबाद को एक आज़ाद रियासत का दर्जा मिले। और 1947 के नवंबर में क्या हुआ, भारत सरकार और निजाम के बीच में एक समझौता हुआ था कि भाई जो हैदराबाद की जो स्थिति है ना, उसको ऐसे ही रहने दिया जाए जैसा अभी है। मतलब यथास्थिति बहाल रखने के लिए समझौता हुआ था। और ये समझौता 1 साल के लिए था, और बीच-बीच में जो इंडियन गवर्नमेंट है और जो निजाम है, उन दोनों के बीच में बातचीत होती रही। लेकिन इसी बीच में क्या होता है, निजाम के शासन के खिलाफ आंदोलन उभर के सामने आता है। तेलंगाना के बहुत सारे किसानों ने इसके खिलाफ आंदोलन कर दिया। बहुत सारी महिलाएँ थी, उन्होंने भी आंदोलन कर दिया, क्योंकि महिलाओं को बहुत ज़्यादा जुल्म का शिकार होना पड़ा था इसके शासनकाल में, है ना? और इस आंदोलन को कुचलने के लिए निजाम ने क्या किया, अर्धसैनिक बल का प्रयोग किया। अर्धसैनिक बल को हम रज़ाकार भी बोल देते हैं। ये रज़ाकार जो थे वो अव्वल दर्जे के अत्याचारी थे, ठीक है? और इन्होंने ज़्यादातर गैर मुस्लिम लोगों को निशाना बनाया, जो मुसलमान नहीं थे, उन लोगों को निशाना बनाया। महिलाओं को निशाना बनाया, महिलाओं के साथ बलात्कार किए इन्होंने। अब इस स्थिति को देखते हुए जो भारतीय सरकार है, ठीक है? भारतीय सरकार ने क्या किया, अपनी सेना भेज दी हैदराबाद में। और जब भारतीय सेना वहाँ पहुँची तो रज़ाकार के साथ जो थी, मतलब रज़ाकार जो थे, मतलब निज़ाम की जो सेना है, उसको धोना स्टार्ट कर दिया, है ना? खर्चा पानी दिया उनको सही से। और इसमें निज़ाम की हार हुई। निज़ाम ने क्या किया, समर्पण कर दिया, हार मान लिया भारतीय सेना के सामने, ठीक है? और इस कारण हैदराबाद का, मतलब इस तरीके से क्या हो गया, हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। तो इस ये कहानी आप बता सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर का विलय कैसे हुआ? देखिए, आज़ादी के कुछ समय बाद ही क्या हुआ, मणिपुर के एक राजा थे जिनका नाम था बौद्ध चंद्र सिंह। क्या नाम बोला? बौद्ध चंद्र सिंह। बौद्ध चंद्र सिंह ने क्या किया था, जो हमारे जो सहमति पत्र है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, उस पर हस्ताक्षर कर दिया था। लेकिन एक शर्त के आधार पर उन्होंने किया था। उन्होंने बोला कि मणिपुर की आंतरिक जो स्वायत्तता है वो बरकरार रहेगी। मतलब कि एक तरीके से राजा जो है वो वही शासन करेंगे मणिपुर में, बौद्ध चंद्र सिंह का ही शासन रहेगा। बस वो सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इसका मतलब यह है कि पूरी तरीके से वो भारत का पार्ट नहीं बन पाया था। 1948 में क्या हुआ, जनता के दबाव में आके बौद्ध चंद्र सिंह ने क्या किया, चुनाव करवा दिया। अब चुनाव के दौरान क्या हुआ कि वहां पे संवैधानिक राजतंत्र कायम हो गया। मैं आपको बता दूं, मणिपुर भारत का पहला राज्य है जहां पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव करवाया गया था। अब मणिपुर के जो विधानसभा है, मणिपुर के विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, तो वो विधानसभा में क्या था, भारत में विलय को लेकर, मतलब मणिपुर के विलय को लेकर काफी ज्यादा मतभेद थे। जैसे कि कांग्रेस पार्टी तो चाहती थी, मणिपुर की जो कांग्रेस पार्टी थी वो ये चाहती थी कि भारत में विलय हो जाए मणिपुर का। लेकिन दूसरी पार्टी ऐसा नहीं चाहती थी। तो क्या हुआ कि भाई मणिपुर की जो निर्वाचित विधानसभा है, उससे परामर्श लिए बिना सरकार ने क्या किया, दबाव डाला महाराज के ऊपर कि वो क्या करे, भारतीय संघ में शामिल होने वाला जो समझौता पत्र है उस पर हस्ताक्षर कर दे। और इसमें भारतीय सरकार को कामयाबी मिली, ठीक है। और मणिपुर को फिर भारत में शामिल कर लिया गया। कहीं ना कहीं दबाव डाला गया था राजा के ऊपर, बौद्ध चंद्र सिंह थे उनके ऊपर दबाव डाला गया था। और कैसे भी करे तो भाई भारत में शामिल हो गया, भाई उसने हस्ताक्षर कर दिया, तो भारत में मणिपुर का विलय हो गया। ये बुरी कहानी थी मणिपुर की। अब हम बात करेंगे राज्यों का पुनर्गठन। देखिए, आजादी के बाद एक और बहुत ही बड़ी समस्या थी कि राज्यों का गठन कैसे किया जाए। तो देखिए, हम आपको पता होगा कि भारत में जो राज्यों का गठन है ना, वो भाषा के आधार पर किया जाता है, ठीक है। लेकिन भाषा के आधार पे भी राज्य के गठन को लेकर बहुत ज्यादा समस्याएं थी। वैसे मैं आपको बता दूं कि नागपुर में जो 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में ये कहा गया था, इस सिद्धांत को मान लिया गया था कि भारत में जितने भी राज्यों का जो पुनर्गठन होगा ना, वो भाषा के आधार पर ही होगा। तो दोस्तों देखिए, भारत में जो भाषा के आधार पे बनने वाला जो पहला राज्य था वो आंध्र प्रदेश था। अब आंध्र प्रदेश की बनने की कहानी क्या है, देखिए, पुराने समय में हम इस पूरे इलाके को मद्रास के नाम से जानते थे। मद्रास में आधुनिक तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरल, कर्नाटक के कुछ भाग थे, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब जो तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग थे वो चाहते थे कि मद्रास से अलग करके आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बनाया जाए। और जो केंद्र सरकार थी वो हाँ ना की दुविधा में फंसी हुई थी कि भाई ये भाषा के आधार पे हम राज्यों का गठन करें या ना करें। तो इस कारण क्या होता है, एक नेता है जिनका नाम है पोट्टी श्री रामुलु, ठीक है। पोट्टी श्री रामुलु जो एक गांधीवादी विचारधारा को मानने वाले नेता थे,
ठीक है, वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। इनका डिमांड था आंध्र प्रदेश को एक अलग मतलब राज्य बनाया जाए, ठीक है। तो 56 दिन के बाद मतलब 56 दिन तक ये भूख हड़ताल पे रहे और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो इससे क्या हुआ कि भाई पूरे इलाके में हिंसा होने लग गया, मारकाट होने लग गया, है ना? पुलिस की फायरिंग में बहुत सारे आम लोग मारे गए। तो इस स्थिति को देखते हुए जो 1952 में जो हमारी मतलब सरकार है, ठीक है? सरकार ने क्या किया, आंध्र प्रदेश नामक एक अलग राज्य बनाने की जो घोषणा है वो कर दी थी। तो आंध्र प्रदेश 1952 में बना था और भाषा के आधार पे बनने वाला भारत का पहला राज्य था। तो जब आंध्र प्रदेश का गठन हुआ तो आंध्र प्रदेश के गठन के बाद ही क्या होता है कि भारत में और भी बहुत सारे राज्य बनने की डिमांड की जाने लगे कि भाई वो भी भाषा के आधार पे बना जाए। तो इसी कारणवश 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। इसका मेन काम क्या था? इसका मेन काम था राज्यों की सीमा को तय करना, है ना? सीमांकन करना एक तरीके से, नए राज्यों का सीमा क्या होगा, नए राज्यों का गठन किस तरीके से किया जाएगा, ये सारा काम करती थी ये। तो जो ये राज्य पुनर्गठन आयोग है उसने बोला कि भाई मतलब राज्यों का जो पुनर्गठन है ना? उसका जो मतलब राज्यों की जो सीमा है उसका निर्धारण जो है वहाँ पे बोली जाने वाली भाषा के आधार पे होना चाहिए। तो देखिए इस रिपोर्ट के आधार पे क्या होता है कि मतलब जो राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो रिपोर्ट तैयार किया था कि भाई भाषा के आधार पे हमें क्या करना है, राज्यों का पुनर्गठन करना है। तो उसके इस रिपोर्ट के आधार पे 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ और इस अधिनियम के आधार पर भारत में उस समय जो राज्यों की संख्या थी वो 14 थी और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, ठीक है। तो ये आप थोड़ा बहुत डाटा बता सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं कि और भी बहुत सारे कुछ नए राज्य बने हैं, है ना? आज़ादी के बाद हम राज्यों के अगर इतिहास राज्य बनने के इतिहास की हम बात करें तो देखिए बम्बई जो है ना, बम्बई प्रांत, है ना? बम्बई राज्य से महाराष्ट्र और गुजरात 2 अलग राज्य बने, 1960 में बनाए गए थे। मैं आपको बता दूं, मराठी भाषा बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र और गुजराती भाषा बोलने वाले के लिए गुजरात बन गया। इसी तरीके से हम पंजाब की बात करें तो पंजाब का जो विभाजन हुआ 1966 में, पंजाब जो पंजाबी भाषा बोलने वाले हैं उनके लिए पंजाब एक अलग राज्य बना और जो हिंदी बोलने वाले थे उनके लिए एक तरीके से जो हरियाणा है और हिमाचल प्रदेश जो है वो अलग राज्य बना था, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग थे वो हिंदी भाषा बोला करते थे। फिर अगर हम 1972 में चले, 1972 में पूर्वोत्तर के बहुत सारे राज्य नए बनाए गए, जैसे कि असम से अलग करके 1972 में मेघालय बनाया गया, है ना? इसी साल मणिपुर और त्रिपुरा भी अलग हो गए। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का जो गठन है वो 1987 में किया गया। और नागालैंड की अगर हम बात करें तो नागालैंड इससे काफी पहले ही बन गया था, यानी कि 1963 में ही नागालैंड की स्थापना हो चुकी थी। इसके अलावा देखिए बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो कि भाषा के आधार पर नहीं बनाए गए थे बल्कि संसाधन के आधार पर, मतलब जिस केंद्र में जिस क्षेत्र में ज्यादा संसाधन है उसको अलग करके एक अलग राज्य की का निर्माण किया गया। जैसे कि आपको पता है कि बिहार से झारखंड बना था, अब झारखंड के पास ज्यादा संसाधन मौजूद था, है ना? तो इस कारण बिहार से उसको अलग कर दिया गया। छत्तीसगढ़ की हम बात करें या फिर उत्तरांचल या कि उत्तराखंड की हम बात करें तो ये सब 2000 के आसपास बने थे, है ना? 2000 में इन राज्यों की स्थापना की गई थी। सो दोस्तों ये सब राज्य की बनने की पूरी कहानी थी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जितने भी टॉपिक आप लोगों को मैंने समझाया है वो समझ में आ गया होगा। किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत है, देखिए एक बार आपको दोबारा वीडियो देखना पड़ेगा। आप दोबारा से वीडियो को देखेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। और उसके बाद आप कमेंट भी मेरे को करें कि भाई कोई ऐसा टॉपिक है जो कि आपको समझ में ना आया हो या फिर मैं आपको अच्छे से ना समझा पाऊँ, तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं कि रोशन भैया ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करूँगा आपको, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, है ना? यूजर नेम है रोशन सा स्टडी पॉइंट। वहाँ पे आप अपने प्रॉब्लम्स को बताएं, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उसको मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो दोस्तों मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।